मेरा नाम राहुल है। हम बात कर रहे हैं जून 2021 मंथली मैगजीन है ये, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है ये, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना कवर कर लेंगे। वैसे 2 न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, तो उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। पहला जो है टॉपिक है रूल ऑफ लॉ है। तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिलीवर करा है एक लेक्चर रूल ऑफ लॉ पे, और उन्हें एडवोकेट करा है स्टोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ नथिंग बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो ये लेक्चर का टाइटल था। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। रूल ऑफ लॉ अगर बात करें एवी डाइसी के हिसाब से, तो उनके हिसाब से ये था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी या प्री डोमिनेंस रेगुलर लॉ का, एज अपोज टू इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री पावर। मतलब कोई ऐसी दकियानुसी पावर नहीं, सिर्फ एक एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी होना चाहिए लॉ का, ना कि कोई पावर जैसे मोनार्की या वगैरह। बस लॉ का सुप्रीमेसी होना चाहिए, और ये एक्सक्लूड करता है एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रसनेस। इवन जो वाइड डिस्क्रिशनरी है वो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जज जो वहाँ पे आपका रूलर है उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, लॉ में पावर होनी चाहिए। ओनली स्टेट हिसाब से जो स्टेट गवर्न है लॉ के द्वारा, और वो प्रिंसिपल या आइडियाज़ जैसे जस्टिस और इक्वलिटी जैसे आइडियाज़ हैं उससे गवर्न होता है, तो उन्हें बोला जाता है रूल ऑफ लॉ से गवर्न है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंट ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब कोई भी इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वो अगर लॉ ना ब्रेक कर दे तो। सेकेंड प्रिंसिपल है इक्विटी बिफोर लॉ, कि कोई भी इंसान लॉ से बड़ा नहीं है। और थर्ड है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजल्ट है राइट्स का इंडिविजुअल की, वो डिफाइंड है और इन्फोर्स होगा कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। जो ओरिजिनल रूल ऑफ लॉ थ्योरी वो एंशिएंट रोम से भी ट्रेस करी जा सकती है। वहाँ पे जब फर्स्ट रिपब्लिक बना था, और यहाँ पे उस टाइम से ही बड़े सारे थिंकर्स जो थे उनने आइडियाज़ दिए। फिर मिडेवल टाइम पे बहुत सारे थिंकर्स थे यूरोप में, जैसे हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जिनने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फॉर्म करी थी। जिनने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है या लॉ जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ा होगा हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में। इंडियन फिलोसोफर जैसे चाणक्य है, उनने भी एस्पाउस करा था ये रूल ऑफ लॉ का थ्योरी बाय मेंटेनिंग स्टेट इज़ गवर्न। उन्हें ये बोला था कि स्टेट गवर्न होता है, ना कि रूलर या कोई भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पर्सन जो हो वो सुप्रीम नहीं होगा, बट लॉ सुप्रीम होगा। तो एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ डिराइव होता है फ्रेंच के फ्रेज से, ला प्रिंसिपल डी लैगिटेट, जिसको भी प्रोनाउंस करते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मुझे फ्रेंच नहीं आती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अच्छा, ये डिफरेंस बहुत समझना ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। इसमें ऑफ और बाय का प्रपोजिशन का अंतर है वैसे। तो अगर बात करूँ एसेंस में, रूल ऑफ लॉ का मतलब है जो कंट्रोल रहता है, अनलिमिटेड एक्सरसाइज, जिसके जो पावर रहती है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी पे रहती है लैंड की। मतलब जो जहाँ पे भी कंट्री में जो भी सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसके पास रहेगी। रूल बाय लॉ का मतलब है कि जहाँ पे सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ले डाउन करती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कंट्रोल का ये है कि रूल ऑफ लॉ में कंट्रोल जो है अनलिमिटेड एक्सरसाइज जो पावर है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग के पास होती है, पर यहाँ पे बस ये ले डाउन करते हैं रूल बाय लॉ पे। तो सिंपली रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड होता है जहाँ पे लॉ गाइडेड रहते हैं प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, इक्विटी। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ये इंडियन एग्जांपल है। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्विटी बिफोर लॉ, ये प्रिंसिपल है। ऑन द अदर हैंड अगर रूल बाय लॉ की बात करें तो ये एम्बॉय करता है कुछ एथिकल या अनएथिकल लॉज। फॉर एग्जांपल अपहताया रिजीम जो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी साउथ अफ्रीका में, वो जस्टिफाइड थी ऑन द बेसिस ऑफ एनेक्टेड लॉज। ठीक है, की प्रिंसिपल जो एम्फोसाइज करते हैं रूल ऑफ लॉ,
लॉ क्लियर होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, इसका पहला प्रिंसिपल है। लॉ एक्सपेक्टेड टू बी ओबेड फॉर दैट पीपल एट लीस्ट ought to know what the laws are, मतलब जो लॉ ओबे कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, उनको पता होना चाहिए लॉ क्या है। तभी लॉ सिंपल होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब क्लियर कट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए। सेकंड है इक्विटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कि यहाँ पे इक्वल एक्सेस है जस्टिस का और इंश्योर करता है जेंडर इक्वालिटी को। इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फॉर्म करता है बेडरॉक रूल ऑफ लॉ का, तो ये मेजर प्रिंसिपल है। और थर्ड है आपका राइट टू पार्टिसिपेशन इन क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज, जो एसेंस है डेमोक्रेसी का वो है कि सिटीज़न एक एक्टिव रोल प्ले करे, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। इसलिए इंडिया में अगर बात करें इलेक्शन होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं वोटिंग राइट्स थ्रू यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइजी, इलेक्ट करते हैं अपने जो MPs और MLAs हैं जो कि इवेंचुअली पार्लियामेंट में लॉ इनैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है वो लास्ट प्रिंसिपल इसमें दे रखा है वो है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक प्रिंसिपल प्राइमरी ऑर्गन है जिसका काम है कि लॉ जो इनैक्ट हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में हो। और जुडिशियल रिव्यू एक मेजर प्रिंसिपल है, मेजर फंक्शन है जुडिशरी का, जो देखता है कि जस्टिस प्रिजर्व रहे स्टेट में। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ के कुछ प्रिंसिपल हैं। तो पहले आप देख लेते हो, इंश्योर करता है सोशल जस्टिस, सेकेंड है प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को, थर्ड है कॉन्स्टेंट रखता है, मतलब चेक रखता है पावर पे, आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर, फोर्थ है प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को, और इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रूल ऑफ लॉ एक फाउंडेशनल पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और वो एम्बेडेड करता है डिफरेंट प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे पहला है रूल ऑफ लॉ, एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड है आर्टिकल 13 जो है प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू लॉ का। आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है। उसके बाद आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है चेक अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में। और लास्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चैलेंजेस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है चैलेंजेस इन लॉज एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। पहला है आर्केक लॉज है। आर्केक लॉ मतलब बहुत ही ऑब्सोल्यूट है, पुराने हैं, रिपीटेटिव है, इररेलेवेंट है, रिडंडेंट है टू करंट टाइम्स। तो लॉ प्रोसेस जो है बहुत लॉन्ग होता है, एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड है मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉज। जो लॉज है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल है, जिसकी वजह से कंप्लायंस, डिटरेंस और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसी की वजह से जो सिटीज़न और बिजनेस है वो वनरेबल है हरासमेंट की तरफ जो स्टेट फंक्शनिंग करती है। इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत ही मेजर रीज़न है। आज 21 का जो आर्टिकल है वो भी इसी पे बात करता है। जो प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट है क्रिमिनल बैकग्राउंड के, जो अगर बात करूं 2009 की ईयर में तो 15% जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, उनकी संख्या बढ़ गई है 17% तक 2014 इलेक्शन तक, और ये और भी बढ़ गई है 19% तक पहुंच गई है 2019 तक इलेक्शंस के। जो ये रिपोर्ट पब्लिश करी है ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने करी है, तो इनके डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चैलेंजेस रूटेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, क्योंकि सबको ही पता है लॉ बहुत ही पुराना है, कॉलोनियल टाइम से है, डीप पॉलिटिसाइजेशन है और सेंटर बहुत ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइज हायरार्की है। इसकी वजह से
ये बर्डन करता है पुलिस को। सेकंड है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो लॉ एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन में ये है कि जो लॉ है ऑपरेस करता है बहुत लोगों को, और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है वो टीयर डाउन हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है एक तरह से। क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सेडिशन का केस रजिस्टर्ड हुआ था एक सीनियर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो कि विनोद दुआ थे। उनने बस क्रिटिसाइज़ करा था गवर्नमेंट को कि उनने कैसे हैंडल करा कोविड-19 लॉकडाउन, इसी वजह से उनको सेडिशन का चार्ज झेलना पड़ गया। तो इससे पता चलता है कि लॉ कैसा ऑपरेशन की तरफ ही झुका हुआ है, मतलब कि ऑपरेट कर सकते हैं आराम से लॉ को, जो सही बोल रहा है उसके अगेंस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये रूल बाय लॉ दिखाता है, रूल ऑफ लॉ नहीं दिखाता, ये एक डिफरेंस है, आप समझ लो। चैलेंजेस रूटेड इन अपहोल्डिंग जस्टिस, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है ओवरबर्डन जुडिशियल सिस्टम। पेंडिंग केसेस की वजह से बड़े सारे केसेस अभी फाइल हैं, और ये सभी को पता है कि जुडिशरी में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से जुडिशरी ओवरबर्डन हो गई है। इंडिया में अगर बात करूँ फैक्ट्स की तो 4 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और न्यूमरस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो चीज़ों को बढ़ा देता है, उनके पास ये एबिलिटी है। हैंस जो जजेस हैं वो जजेस को सुसाइड नहीं होना चाहिए। जो इमोशनल पिच है पब्लिक ओपिनियन का जो कि सोशल मीडिया फैला रहा है। लास्ट जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जस्टिस जो है बहुत लोगों को नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली जहाँ पे पॉवर्टी है, लिटरेसी है, ये वायलेट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो नेचुरल जस्टिस का है, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है जस्टिस को। तो क्या तरीका हो सकता है कि हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं? पहले है रिपील कर सकते हैं आर्किक लॉज को, रिवाइज कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जो पुराने लॉज हैं, और यहाँ पे ग्रेटर प्रिसीजन होना चाहिए ड्राफ्टिंग ऑफ रिप्लेसमेंट लैंग्वेज जो एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव कंसोलिडेशन जो है और सिंप्लीफिकेशन है, एक मॉडल इस्टेब्लिश हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा, और जो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ये सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। सेकेंड पॉइंट है सेफगार्ड करता है अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ लॉज। प्रॉपर लीगल कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए जो प्रिवेंट करे मिसयूज़ ऑफ लॉ, और यहाँ पे स्क्रूटनी होनी चाहिए हर लेवल पे। यहाँ पे डिफरेंट एजेंसी भी होनी चाहिए स्टेट की जो इंश्योर करे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अप्लाइड होना चाहिए वाइल डीलिंग विद वेरियस केसेस जैसे ऊपा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन हुई है लॉ कमीशन के द्वारा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है कि अगर डिस्क्वालीफाई करें हम टेंटेड पॉलिटिशियन जिनके ऊपर चार्जेस है, और एडवोकेट सेफगार्ड्स करे इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आरपीए 1951 में कुछ चेंजेस ला दे, उसकी वजह से जो यहाँ पे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको डिस्क्वालीफाई कर दे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आईटी सॉल्यूशंस का हेल्प लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं केसेस को, प्रिवेंट कर सकते हैं बड़ी सारी चीज़ों को, और प्रोवाइड कर सकते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जस्टिस की तरफ बढ़े। इसी का सब पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ केसेस। ई कोर्ट्स वेलकम स्टेप है, जो बढ़िया एक स्टेप है। ये केसेस के स्टेटस को, केसेस की हिस्ट्री को जो पेंडिंग है अक्रॉस हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनको लोगों तक लाता है, एक्सेस देता है। और लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 ने सजेस्ट करा है कि इंडियन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, और यहाँ पे जुडिशरी और बड़े सारे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई करे इनएफेक्टिवनेस प्रोसेस को और एडवाइस करे लीगल रिफॉर्म्स पे। तो इसी के साथ ही पहला जो टॉपिक है ख़त्म होता है। हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है सिटीजन चार्टर। तो यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज MOPR कोलैबोरेट करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPER ने रिलीज़ करा है मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। अब मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर क्या है? ये पंचायत जो इंडिया में है जिसको 3rd
टीयर बोला जाता है गवर्नमेंट जो सिस्टम है रूरल एरिया में, वो रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज जो इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डील करता है एरिया ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन एजुकेशन। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो ग्राम पंचायत का है सिटीजन चार्टर का, वो एम्पावर करता है सिटीजन्स को विद रिलेशन टू पब्लिक सर्विसेज, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विदाउट एनी प्रेसिडेंस, और ये वर्क करता है इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। ये प्रोफेशनलिज्म लाता है पंचायत फंक्शनिंग में, और ये बड़ी सारी कम्युनिटी को रीच करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो स्टैंडर्ड्स है कमिटेड है पंचायत के, बड़े यूजफुल है इन द सेंस कि वो मॉनिटर कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है सर्विस डिलीवरी को, और ये हेल्प करता है सिटीजन को कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये पंचायत को और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट को डायरेक्टली अकाउंटेबल लाता है लोगों तक। इसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस 29 सेक्टर्स अलाइन करते हैं लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्हांस करती है और सिटीजन सर्विसेज एक्सपीरियंस को भी करती है इन्हांस। डीपन करती है इंक्लूसिव और अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकॉर्पोरेट करती है डाइवर्स व्यूज जो कि डिज़ाइन है डिलीवर करते हैं सर्विसेज। सिटीजन चार्टर का कैसे इवॉल्व हुआ ये समझना चाहिए हमें। पहले कॉन्सेप्ट जो आर्टिकुलेट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, वो पहला यूके में हुआ था 1991 में। इसका एम था कि इम्प्रूव करे पब्लिक सर्विसेज जो लोगों के लिए हो। ओरिजिनली 6 प्रिंसिपल थे सिटीजन चार्टर मूवमेंट के जो फ्रेम हुए थे, तो 6 प्रिंसिपल को देख लेते हैं। पहला है विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट, थर्ड है आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, फोर्थ है डिटेल्स जो बिजनेस ट्रांजिशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, फिफ्थ है स्टेक होल्डर्स जो सिटीजन क्लाइंट्स हैं, और सिक्स्थ है स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस क्वालिटी जो है। तो यहाँ पे फिर इंडिया ने अडॉप्ट करा था इस सिटीजन चार्टर को 1997 में, मतलब 6 साल के बाद। और कहाँ पे? जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ मिनिस्टर्स की, बड़े सारे मिनिस्टर्स थे वेरियस स्टेट्स के, और यूटी की जो हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है DARPG, टास्क है कि ये कोऑर्डिनेट करता है, फॉर्मुलेट करता है, ऑपरेशनलाइज करता है सिटीजन चार्टर को। राइट ऑफ सिटीजन जो टाइम बाउंड डिलीवरी गुड्स एंड सर्विसेज रिड्रेसल ग्रीवेंसेस बिल था, वो टाइमली इंश्योर करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिटीजन को, पर वो लैप्स हो गया था बिल 2014 में। सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर सिंपल चीज़ है, एक इनिशिएटिव है जो रिस्पॉन्ड करता है क्वेस्ट, जो सॉल्व करता है बड़े सारे इशू जो सिटीजन इनकाउंटर करते हैं डे टू डे लाइफ में। और यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन है सर्विस प्रोवाइडर्स का अबाउट सर्विस स्टैंडर्ड्स, चॉइस, एक्सेसिबिलिटी, नॉन लीगली इन्फोर्सेबल है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल मतलब कि आप अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए जस्टिसाइबल भी नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है चार्टर का? ये एक टूल है, अचीव करता है गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाता है। प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइडर्स को टाइम बाउंड मैनेजमेंट में बात करता है, रिड्रेस करता है उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, और ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है सर्विस प्रोवाइडर और यूजर्स के बीच में, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे वही प्रिंसिपल है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वैल्यू, क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स और चॉइस। अब इश्यूज तो यहाँ पे बहुत बड़े हैं, चैलेंज भी है। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। सीसी, यहाँ पे पहला जो सीसी का डिज़ाइन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब लैंग्वेज बहुत ही टफ है, अपडेट नहीं होते, और ये वन टाइम एक्सरसाइज होती है। थर्ड है, यहाँ पे कोई पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूज़र नहीं है जो कंसल्ट, जिससे कंसल्ट कर सकते हो ड्राफ्ट करने का। जब ये सिटीजन चार्टर ड्राफ्ट होता है तो कंसल्ट नहीं होता, तो इसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी जो है डिफाइंड ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड पॉइंट है यूनिफॉर्म सीसी एजेंसीज जो है यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे कोई ऐसा अडॉप्ट नहीं करा किसी मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ने, और ओवरलुक कर देते हैं इस इशू को। ऑल्सो डाइवर्सिटी नहीं है,
इश्यूज रिलेटेड टू सिटीजन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन असिमेट्री है, मतलब कि यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है, और अगर कोई करता नहीं है तो वहाँ पे पनिशमेंट भी नहीं है। इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटरेस्टेड है इसमें, इसलिए, और यहाँ पे मोटिव भी नहीं मिलता, इंसेंटिव भी नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलता, इसलिए कोई मोटिवेशन आती ही नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो इशू सिटीजन चार्टर का, सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग रिव्यू, ये इशू है। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल में रिसिप्ट रिड्रेस प्रिवेंशन, और थर्ड है सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी जो है कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद अगर बात करूँ ग्रीवेंस रिड्रेसल का, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ही नहीं आती, पब्लिश नहीं होती, जो बताती है कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लान्स को या नहीं है, कोई रिव्यू नहीं होता, पीरियोडिक नो रिपोर्टिंग, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन नहीं है, यहाँ पे जो कंसर्न स्टाफ है ट्रेन नहीं होता, ट्रांसफर होते रहते हैं स्टाफ का, और शफल होता है क्रूशल स्टेजेस पे, तो कहाँ से आएगा स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। वे फॉरवर्ड की बात करो तो पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेसिजन होनी चाहिए कि क्या हमारा पर्पस क्या है, एड्रेस क्या इशू करना चाहिए हमें डिलीवर सिटीजन चार्टर में। सेकंड है पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, एवेल्युएशन मैकेनिज्म होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बड़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा इजी लैंग्वेज, जो सबसे पहला इशूज़ हमने डिस्कस करा था कि लैंग्वेज ही टफ है तो समझ में नहीं आता, तो सिटीजन चार्टर बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। इसके अलावा सेवोतम मतलब सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल हेल्प करना चाहिए क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने का। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप होनी चाहिए जो कि एनहांस करे कैपेसिटी ऑफ ट्रेनर्स, स्टाफ, मतलब जितने भी लोग हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी से स्मूथ हो सकती है फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिकमेंडेशन की बात करें, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये फॉर्मुलेशन है सीसी का जो डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी को हेड करती है और प्रोवाइड करती है ब्रॉड गाइडलाइंस। सेकंड पॉइंट है वाइड कंसल्टेशन होना चाहिए, सिविल सोसाइटी आनी चाहिए। थर्ड है फर्म कमिटमेंट होना चाहिए, जो सीसी प्रिसाइज होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए सर्विस डिलीवरी की जो सिटीजन एनकाउंटर करते हैं। फोर्थ है इंटरनल प्रोसेस जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिफ्थ है रिड्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए अगर डिफ़ॉल्ट होता है। सिक्स्थ है आपका पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी आए। और लास्ट है ऑफिसर्स को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।